Hello everyone, I'm welcoming all of you on India's largest learning platform, Unacademy. And on this channel, Current Affair 101, we are going to discuss a very important topic of current affair, which is having a potential to convert into your preliminary examination, or maybe you can use it as a fodder point in your mains examination as well, right? So this whole topic is covered by a very prominent magazine, Down to Earth. डाउन टू अर्थ एक बहुत ही फेमस मैगजीन है, उसके अंदर एक टॉपिक कवर हुआ जिसमें ये बताया गया कि काऊ की एंटीबायोटिक्स की वजह से, जो गायों को स्पेसिफिकली एंटीबायोटिक्स दी जाती है, उसकी वजह से CO2 एमिशन बढ़ रहा है। अब इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, यही हमारे आज डिस्कशन का मुद्दा है। तो इस टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से जो काऊ एंटीबायोटिक्स है वो आपके एमिशन को, CO2 एमिशन को आगे बढ़ा रहा है या ग्लोबल वार्मिंग के लिए खतरा बन सकता है। ठीक, देखिए यहाँ पर यह बताया गया कि काऊ की जो गायों को एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं वो उनके वेस्ट के फॉर्म में या काऊ डंग के फॉर्म में बाहर निकलते हैं, और वो जो काऊ डंग है वो लंबे समय तक मिट्टी के संपर्क में रहता है, सॉइल के संपर्क में रहता है। ठीक, तो ये जो काऊ डंग बाहर निकलता है इसमें उस एंटीबायोटिक्स के कुछ पार्टिकल्स होते हैं या कुछ परसेंटेज इसके अंदर होता है। और ये जो एंटीबायोटिक्स हैं ये इतने हार्ड होते हैं कि सॉइल के अंदर पाए जाने वाले माइक्रोबायोम्स को, जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक को ये चेंज कर सकते हैं, राइट। अब यहां पर यह हुआ कि इकोलॉजिकल लेटर्स ने 2019 के अंदर एक रिसर्च परफॉर्म किया, एक रिसर्च वर्क परफॉर्म किया, जिसके अंतर्गत उन्होंने सॉइल के जो बैक्टीरियाज होते हैं और सॉइल के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके साइक्लिकल प्रोसेस की स्टडी करी। ये देखा कि उनका जीवन चक्र कैसा है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक वगैरह कैसी है, और यहाँ पर मिट्टी के अंदर जो फंगी पाए जा रहे हैं, जो बैक्टीरिया पाए जा रहे हैं, या अदर जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म कम्युनिटी पाई जा रही है, उनके स्ट्रक्चर को स्टडी किया। उस स्ट्रक्चर में यह पाया गया कि यहाँ पर जिस भी जगह पर इन एंटीबायोटिक्स का कॉन्सेंट्रेशन देखने को मिलता है, वहां पर इन जैविक समुदायों, इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कम्युनिटी के अनुपात में, रेशियो में चेंज आता दिखाई दे रहा है। ठीक, यहाँ पर इस पूरे के पूरे रिसर्च को करने के लिए कुछ स्पेसिफिक फर्टिलाइजर्स का भी इस्तेमाल किया गया। ऐसी जमीनों के ऊपर ऐसे फर्टिलाइजर्स डाले गए जिसमें एंटीबायोटिक्स जैसे कंटेंट थे, और कुछ जमीनों को फर्टिलाइजर से फ्री रखा गया। दोनों की तुलना के बाद ये बात सामने आई कि जो फर्टिलाइजर, खासकर एंटीबायोटिक्स मिले हुए फर्टिलाइजर वाली जो सॉइल है, वहां पर इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो रेशियो है वो बहुत ज्यादा बेटर है, राइट। अब यहां पर सीन ये बन रहा है कि आने वाले समय में ये जो एंटीबायोटिक्स है इनका इस्तेमाल और बढ़ने वाला है। एक्चुअली अगर हम अभी की दशा की बात करें तो जो आपके बोवाइन एनिमल हैं या मवेशी जानवर हैं, उनकी दवाओं का 80% हिस्सा एंटीबायोटिक्स का ही होता है। उनको जो दवाइयां दी जाती है उसमें 80% भाग आपके एंटीबायोटिक्स का होता है। और आने वाले टाइम में 2030 तक इस क्षेत्र में या एंटीबायोटिक्स के उपयोग में लगभग 67% की ग्रोथ देखी जा सकती है या ग्रोथ हो सकती है। ठीक, इस सिचुएशन में हम किस तरीके से इसके एडवर्स इंपैक्ट को रोकें, हमें इसके लिए कुछ करेक्टिव मेजर्स उठाने पड़ेंगे। रेडो स्टेट यूनिवर्सिटी का जो जीव विज्ञान विभाग या डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजी है, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि अर्थ के हम किसी भी कोने में चले जाएं, वहां पर हमें एक भी ऐसा हिस्सा नहीं मिलेगा जिसके ऊपर एंटीबायोटिक्स का नेगेटिव इंपैक्ट न देखा गया हो। अब यहाँ पर बिंदु ये निकल करके आता है कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कम्युनिटी के रेशियो में बदलाव हो रहा है या उनकी करेक्टरिस्टिक्स चेंज हो रही हैं, इससे इंपैक्ट क्या पड़ रहा है, इससे CO2 एमिशन कैसे कनेक्ट हो रहा है, और क्लाइमेट चेंज को हम किस तरीके से रिलेट कर रहे हैं, राइट। तो यहां पर यह बताया गया है कि ये जो एंटीबायोटिक्स होते हैं, ये जा करके आपकी इनकी करेक्टरिस्टिक में कुछ इस प्रकार से चेंज करते हैं कि मिट्टी के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड को रोकने की क्षमता है वो कम हो जाती है, राइट। एक्चुअली में एक नॉर्मल प्रोसेस आप सभी को पता है कि जो पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड को लेने का मतलब ये हुआ कि वो कार्बन को स्थिरीकृत कर रहे हैं, स्ट्रेटिफिकेशन उसका कर रहे हैं, रोक रहे हैं। ठीक, और ये जो कार्बन होती है ये धीरे धीरे मिट्टी में चली जाती है, और वहां पर ये जो बैक्टीरियाज होते हैं वो इसी कार्बन फिक्सेशन का काम करते हैं, यानी मिट्टी में कार्बन को रोक के रखते हैं।
ऐसी दशा में जो आपकी सॉइल है वो एक बहुत बड़े कार्बन सिंक के रूप में काम करती है। कार्बन सिंक का मतलब ये हुआ जहां पर कोई चीज जाके इकट्ठा हो रही है। सिंक मतलब जहां पे कोई चीज इकट्ठा है, तो कार्बन सिंक मतलब कार्बन जहां पर इकट्ठा हो रही है, राइट। तो ऐसी दशा के अंदर अगर इन एंटीबायोटिक्स की वजह से इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कैरेक्टरिस्टिक बदलती है, तो उनकी कार्बन फिक्सेशन की जो क्षमता है, जो पोटेंशियल है, उसमें कमी आएगी। और जो कार्बन आपकी रुकी हुई है, सिंक्ड है आपके सॉइल के अंदर, वो एटमॉस्फेयर में रिलीज होने लगेगी, राइट। साथ के साथ ये भी देखा गया कि ऐसे क्षेत्र जहां पर वृक्षों की सघनता यानी डेंसिटी कम है, राइट, वहां पर जमीन के अंदर कार्बन को फिक्स करने का पोटेंशियल भी कम देखा गया है। तो एक तरफ तो पेड़ पौधे यानी एफॉरेस्टेशन की प्रोसेस बहुत तेजी से हो रही है, दूसरी तरफ अगर खेतों के अंदर एक्सेसिव फर्टिलाइजर और स्पेसिफिकली जो बोवाइन एंटीबायोटिक्स या काउ एंटीबायोटिक्स रिलीज हो रहा है, उसकी वजह से अगर जमीन की कार्बन फिक्सेशन की पावर और ज्यादा और तेजी से कम होती है, तो डेफिनेटली इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग गैसेस का जो सिक्रीशन हो रहा है, एमिशन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन हो रहा है, उसमें एक सडन सर्ज देखने को मिलेगा, राइट। इसके अलावा क्या होता है कि ये जो पूरी की पूरी प्रोसेस है, ये इन्वायरमेंटल फिनोमेना पर इंपैक्ट डालेगी, गर्मी को बढ़ाएगी। इस गर्मी की दशा में जो आपके बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उनके बढ़ने के भी चांसेस होते हैं। अब बैक्टीरियल इन्फेक्शन बढ़ने की वजह से क्या होगा, आप सभी को पता होगा कि जो मवेशी होते हैं, बोवाइंस होते हैं, केटल्स होते हैं, ये आपके CH4 मीथेन के भी बहुत बड़े उत्पादक होते हैं, ठीक। जिस जगह पर ये रहते हैं वहां से मीथेन का बहुत ज्यादा उत्पादन होता है। और मीथेन अगेन एक ग्रीन हाउस गैस होती है, ये भी आपको पता है, यू आर ऑलरेडी अवेयर अबाउट इट, ठीक। तो इस दशा में एक तरफ तो एंटीबायोटिक्स की वजह से ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ेंगी, ग्रीन हाउस गैसेस फर्दर क्या करेंगी, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के थ्रू इनके अंदर जो CH4 का उत्सर्जन हो रहा है उसको और थ्रस्ट करेंगी, और ये CH4 दोबारा से जाकर के ग्रीन हाउस गैसेस को बढ़ाएगा, एक साइक्लिक प्रोसेस जनरेट हो जाएगी, राइट। तो इस दशा में इस रिसर्च को कंपाइल करने का उद्देश्य ही यही था कि जो हमारी सरकारें हैं उनका ध्यान खींचा जाए इस डायरेक्शन में कि किस तरीके से हम एंटीबायोटिक्स के उपयोग को सीमित कर सकते हैं, राइट। और ये जो एंटीबायोटिक्स है इसका बुरा इंपैक्ट हमारे एनवायरनमेंट और हमारे बोवाइन एनिमल्स की हेल्थ पर ही नहीं पड़ रहा है, ह्यूमंस की हेल्थ पर भी पड़ रहा है। मल्टी ड्रग्स रेजिस्टेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो एक्सेसिव यूज ऑफ एंटीबायोटिक से ही जुड़ा हुआ है, राइट। एक ऐसी सिचुएशन जब आपके ऊपर कोई भी स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक काम ही नहीं करता है, तो इस सिचुएशन के अंदर आने वाले टाइम में मेडिकल साइंस से जुड़े हुए लोग और जो ब्यूरोक्रेसी एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए लोग हैं, उन्हें इस तरह की पॉलिसी फ्रेमवर्क को प्रिपेयर करना होगा जिससे हम इनके यूज को ग्रेजुअली धीरे धीरे डिक्रीज कर सके और इनके नेगेटिव इंपैक्ट को खत्म कर सके, राइट। आई होप जो पॉइंट मैंने आपको समझाया वो आपको बेहतर तरीके से समझ में आए होंगे। सो आई एम थैंकिंग ऑल ऑफ यू वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस करंट अफेयर्स इवेंट। But before I sign off my session, I just want you to remind that I'm starting a comprehensive course on economy on Plus platform. If any one of you wants to join me there, you can use the ATS 10 code written over here. And this subscription offer is still on. I think you should avail it. And if you have any doubt or any concern related to any subject, you can ping me on my Telegram ID written over here. Till then, keep studying. See you soon in a next session. Bye bye.